नाज़रीन, 20 सितंबर को जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का खिताब हुआ और उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से ऑपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ एक तवील सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले करप्शन के मुकदमात का और अब एक नई वेव सामने आई है जिसमें बगावत के और गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि अयूब खान के दौर में फातिमा जिन्नाह जैसी मादरे मिल्लत को भी गद्दारे वतन करार दिया गया। आपको याद होगा कि ज़ियाउल हक के दौर में हबीब जालिब को भी गद्दारे वतन करार दिया गया। आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ के दौर में अकबर बुगटी को भी गद्दारे वतन करार दिया गया। और इस वक्त पाकिस्तान गद्दारों की खरीदो फरोख्त में और तैयारी में बाकायदा तौर पर खुद मुख्तारी हासिल कर चुका है। और जो गद्दारों की ताज़ा तरीन खेप सामने आई है उसमें एक बहुत दिलचस्प एंट्री है वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की। मैं अपने लफ्ज पर दोबारा इसरार करूंगा, वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के अंदर एक अलहदा डोमिनियन है जिसका अलहदा से वजीर आज़म है, जिसका अलहदा से सदर है और उसके खिलाफ पाकिस्तान के शहर लाहौर के थाना शाहदरा में FIR दर्ज होने का मतलब यह है कि इस वक्त मामलात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जिसके खिलाफ कुछ नहीं मिल पा रहा उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोगों की राय यह भी है कि मुल्क के मुक़्तदर इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की जो तनकीद है वो बगावत के जुमरे में आती है। लेकिन ऐसे में यह सवाल पूछना भी बनता है कि मौजूदा वजीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब जब यही तनकीद इदारों के ऊपर किया करते थे तब उनके ऊपर कोई मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ। और ये जो सियासी गर्मा गर्मी है, ये जो सियासी चपकलिश है, उसका मंतकी अंजाम क्या पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा या खुदा ना खास्ता कोई दूसरा सानिया भी रूनुमा हो सकता है। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें शदीद पोलराइजेशन डेवलप हो चुकी है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को नामजद किया गया है और उसके साथ ही नैब उनके खिलाफ भी हरकत में आ चुका है। इन्हीं तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है दो निहायत मैच्योर और सीनियर पॉलिटिकल वर्कर्स, राना मोहम्मद अरशद साहब PMLN से और मोहतरम आमिर कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये बताइएगा कि आप लोगों के अलावा, आप लोग तो चलो ऑपोजिशन थे, गद्दारी के मुकदमे दर्ज हुए, 3 रिटायर्ड जर्नैलों के खिलाफ भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ, वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ। क्या रिस्पांस देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे इकबाल साहब, मैं आपका आपके टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने अपने इंट्रो में कहा, क्योंकि आप बड़ी फहम फरास्त रखते हैं और आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये एजाज़ दिया है कि आप हक़ाइक़ पर मबनी इशूज़ को टेक अप करते हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तमाम अदारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। 1973 का आइन जब बना था उस वक्त भी गवर्नमेंट थी और अपोजिशन थी, लेकिन एक स्टेज पर जब कौमी इश्यूज होते हैं तो गवर्नमेंट और अपोजिशन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इकट्ठे बैठते हैं। ये तारीख का है। और 72 साल हिस्ट्री में आप देखें कि शहबाज साहब ने खुद कौमी असम्बली में कहा कि गवर्नमेंट आगे बढ़े, हम साके मशीयत करने के लिए तैयार हैं। हमारे ऊपर NRO के ताने दिए गए। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो PDM का इजलास था, जब मियां नवाज साहब ने खिताब करना था या बात करनी थी तो पैमरा के मतलब वुज़रा ने यह कहा कि पैमरा एक्शन में आएगा और किसी को भी स्पीच ऑनर करने की परमिशन नहीं दी गई। इस बात का क्रेडिट आप देंगे PTI को, उन्होंने जी बिल्कुल मैं देता हूं, होने दी। देखना, फिर गवर्नमेंट ने कहा कि हमने वो स्पीच ऑनर होने दी। अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि फिर जब हमारी CC का इजलास था, बिल्कुल मियां साहब ने बात की। थर्ड टाइम जब मियां साहब बात करते हैं CWC में, और मियां साहब ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और हमारे जो बहादुर बेटे हैं जो सरहदों पर लड़ते हैं, ऐसे मियां साहब ने सलूट 3 दफा उनको किया। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को, मियां साहब का वो सलूट क्यों नहीं पसंद आया कि हमें गद्दारी के अजाजात से नवाजा जा रहा है। कौन है बदर रशीद? बदर रशीद साहब, आप नहीं पता कि तमाम जर्नैल हमारे लिए काबिल एहतराम है और जनरल अब्दुल कयूम जो हैं वो भी जनरल हैं और वो सेनेट के मेंबर हैं। और कादर बलोच साहब आप देखें MNA कौमी असम्बली के मेंबर हैं। फिर जनरल तमजी साहब
तीनों जर्नैलों को भी। यानी राणा साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो तमाम मुकदमात हैं ये सियासी बुनियादों मैं पर। समझता हूं कि वो मुस्लिम लीग नून में अगर जर्नैल भी रिटायर्ड हो तो उनको गद्दार कह दिया गया है। और फिर राजा फारूक आजाद कश्मीर के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जब हम बात करते हैं मकबूजा कश्मीर और इंडियन गुंडागर्दी की, तो आज इंडिया गवर्नमेंट और पूरी दुनिया में कश्मीर और आजाद कश्मीर का जो तल्लक है वो तज़हीक। मुझे 1 मिनट दीजिएगा राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आमिर कुरैशी आपसे भी सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा। बैरिस्टर वक्कास अब्रेज खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बैरिस्टर वक्कास साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। वक्कास साहब, अब जो सियासी सारा टर्मोइल है वो तो एक जानिब, लेकिन एक बहुत जो अहम कानूनी नुक्ता मैं आपसे समझना चाहता हूं वो ये है कि लाहौर के अंदर वजीर आजम आजाद कश्मीर के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या वो कानूनी तौर पर दुरुस्त है? देखिए, जो इन पे लाहौर के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है वो मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये गलत है। और एक शख्स जो कि आज़ाद कश्मीर में बैठे हैं, आप उनके खिलाफ लाहौर की एक थाने में उन पे मुकदमा दर्ज करते हैं और ये सरासर गलत है और ये नाइंसाफी है। और इसके साथ आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का अंदिया भी दे सकते हैं। और जहाँ तक मेरी इत्तला के वज़ीर आज़म की तरफ से भी शायद इस पे कोई मजम्मत भी की गई है कि जो इस तरह के मुकदमात है उसका इंदराज नहीं होना चाहिए। और हम कौन होते हैं किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट देने वाले और या किसी पे गद्दारी का इल्जाम लगाने वाले, खासतौर पे वो लोग जिन्होंने 3 दफा इस मुल्क की नहीं, मुझे इस वक्त यहाँ पर पॉलिटिक्स में नहीं जाना वकास, स्ट्रिक्टली स्टिकिंग टू द लॉ। मुझे ये बताइएगा कि जब एक FIR में एक वजीर आजम आजाद कश्मीर का नाम आता है तो उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि लाहौर पुलिस जो ये मुकदमा दर्ज कर रही है उसका इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है वो आजाद कश्मीर जाकर राजा फारूक हैदर की तमाम तर प्रोटोकॉल के मामलात को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? नहीं, देखिए, उसकी ज्यूरिसडिक्शन तो लाहौर के अंदर है ना। और वो अगर तो लाहौर की उसकी थाने की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, उस थाने की हदूद के अंदर वो ऑफेंस कमिट हुआ है तो डेफिनेटली वो मुकदमे का इंदराज कर सकता है। लेकिन जहां तक आजाद कश्मीर की बात है, आजाद कश्मीर के अंदर अगर वो मौजूद है तो उससे रिलेटेड थाने के अंदर ही आजाद कश्मीर से रिलेटेड मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। लेकिन एक इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आपने मुकदमे का इंदराज करना है सेक्शन 124A या 121(1), जब आप इसका इंदराज करते हैं आपके पास वो कंटेंट, आपके पास वो मवाद या वो मटेरियल होना चाहिए जो किसी एक शख्स की तरफ से वो नफरत अंगेज ख्यालात का बैरिस्टर वक्कास साहब जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। आमिर कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, ये बताइएगा कि ये नवाज शरीफ, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, नून लीग की लीडरशिप, वजीर आजम आजाद कश्मीर, राजा फारूक हैदर, इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है गद्दारी का, इन लोगों ने ऐसी क्या गद्दारी की थी, कुछ बताएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अवैस भाई, आपने अपने प्रोग्राम में टाइम दिया। देखें, जो 2 या 3 सेशन मियां नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे लगाए, जो एक शो लगाने की कोशिश की, उसके बाद एक फ्लॉप शो मैं कहूँगा जो मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में लगाने की कोशिश की, जिसमें कुछ 500-700 से ज़्यादा लोग नहीं थे, जो कि 4 ज़िलों से इकट्ठे किए गए। तो जब ऐसी जगह के ऊपर आप अपने अदारों को डिस्कस करेंगे तो क्या आप समझते हैं कि ये किसी किस्म की गद्दारी में नहीं जाता? पहली तो बात ये है कि उस मुकदमे का मुद्दई कौन है। सबसे अहम तो देखने वाली बात है कि अगर एक लोकल बंदे ने शादरा की एक थाने में, अभी मैं तो खैर ज़ाहिर है लॉ को इतना नहीं समझता, हमारे कानून है वो, मैं सिर्फ इनसे ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी बंदे का कोई किसी के साथ कोई इशू है, जैसे किसी का चेक डिसऑनर का पर्चा होता है, तो वो मेरा ख्याल है मुद्दई जहां से चेक डिसऑनर कराता है, जहां पे मुद्दई मौजूद होता है, वहीं पे वो पर्चा होता है। एक मिनट आमिर कुरैशी, मुझे ये बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने जो 2-3 मरतबा एक नाकाम पॉलिटिकल शो किया
जिसमें उन्होंने इदारों पर तनकीद की। तो आमिर कुरैशी साहब, ये सारी बातें तो इमरान खान साहब खुद अपनी वीडियोस में भी कर चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कुछ इस लेवल पे या इसी लेवल पर, इससे आगे जाकर मैं आपको वो वीडियोस दिखा सकता हूं, वो इस लेवल पे, वजीर आज़म और टेलीविजन के ऊपर बैठकर, लंदन में बैठकर, हामिद मीर के प्रोग्राम्स में बैठकर ये सारी गुफ्तगू कर चुके हैं आमिर कुरैशी साहब, जो आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। मेरी जरा गुजारिश सुनिए, उस वक्त इनकी गवर्नमेंट थी, ये चीजें देखनी चाहिए थी, लेकिन मैं ये अच्छा, उस वक्त ये कहना ठीक था, आज ये कहना गलत है भाई। वो इस तरह की आज ये जो बातें कर रहे हैं वो सारी बातें इमरान खान साहब खुद कर चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल के अदारों के सर, आपका ख्याल नहीं है, ये बात हकीकत है, ऑन रिकॉर्ड है। इस तरह का टकराव कभी इमरान खान साहब ने किया हो, वो जाहिर है कि वो गवर्नमेंट को जरूर कहते हैं। जो उन्होंने ये सारी बातें जो मियां नवाज शरीफ साहब ने की हैं, आमिर कुरैशी साहब, वो सारी बातें इमरान खान साहब लफ्ज बा लफ्ज बल्कि उससे आगे जाकर कर चुके हैं। नहीं, मैं अगर आप इसको डिफाई करेंगे, एग्जैक्टली मैं तो आपने नहीं देखी वो वीडियोस? बिल्कुल आपने नहीं देखी? अच्छा, ये मुकदमा दर्ज करना ठीक है? देखिए, एक मुद्दई अगर किसी थाने में जाके कोई एप्लीकेशन देता है, वो मामला SHO का और मुद्दई का। अब देखिए ना, उसने कोई ना कोई मुआद, अभी इन्होंने कहा कि कोई मुआद देना चाहिए, उसने कुछ चीज उनको दी होगी, कोई वीडियोस, कुछ ऐसा मामला होगा जिसकी बेसिस के ऊपर ये जो है उन्होंने FIR काटी है। अगर आप बात करते हैं आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की, तो अगर उनके अगेंस्ट जो FIR है वो लाहौर के किसी थाने में होती है, एप्लीकेशन आती है, तो FIR यही पे आपके ख्याल में ये FIR दर्ज करना ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आपको एक बात बताता हूं, जो मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपसे कहा था कि मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है, वो सरप्राइज बैरिस्टर वक्कास अब्रेज खान ने भी डिस्क्लोज किया। राना अरशद साहब, गौर कीजिएगा कि आमिर कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि ये मुकदमा दर्ज होना बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब, आपकी इत्तला के लिए कि विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने आधा घंटा पहले यह इंकशाफ किया है कि आपके लीडर इमरान खान ने इस मुकदमे के इंदराज पर इजहार नापसंदीदगी किया है। देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर है, जाहिर है कि पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उनके खिलाफ इस तरह चलाना, चीजों को करना, वो और तरह आ जाता है। अभी तो बिल्कुल ठीक था। अभी तो ये बिल्कुल ठीक था। देखिए, मेरी बात समझे, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी के अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन आती है किसी थाने के अंदर और उसके अगेंस्ट वो मवाद होता है, तो वो SHO की जिम्मेदारी बनती है कि उसके अगेंस्ट वो पर्चा काटेगा। अगर आप बात करते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर है अपना आजाद कश्मीर का, या ये जो हमारे पुराने सियासी वर्कर हैं या पार्लियामेंटेरियन है, जाहिर है उनका एक प्रोसेस है, उसके थ्रू उनको। अच्छा, वैसे आमिर कुरैशी साहब, आप माशाल्लाह बहुत सीनियर पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, ये बताइएगा कि जो इस तरह की FIRs होती हैं, हम तो अपने इलाके के DG LDA के खिलाफ नहीं इस तरह से पर्चा दे सकते, क्या किसी की बैकिंग के बगैर इस तरह की FIR हो सकती है? नहीं, क्यों नहीं दे सकते आप आमिर कुरैशी साहब? इस तरह की बैकिंग के बगैर क्या FIR हो सकती है? FIR क्यों नहीं हो सकती? जी राना साहब। अब ऐसा इकबाल साहब, मैं ये अर्ज करूंगा, हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन गुजारे ये है, इमरान खान साहब का 126 दिन का धरना और फिर पार्लियामेंट पर यलगार, स्टेट पर यलगार, और SSP इस्लामाबाद असमतुल्लाह जनेजो को डंडों से मारा गया, जख्मी किया गया। आपके नेशनल PTV पर हमला करके डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि खान साहब मुबारक, कांग्रेचुलेशन साहब ने कहा ना कि आप लोगों ने मुकदमा दर्ज करना था। जी, मैं करता हूं। फिर मैं समझता हूं जैसे वहां पर पार्लियामेंट के साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रास्ता भी रोका गया, और फिर इसी मार रोड पर शादरे से लेकर जो एहतजाज करके रोड ब्लॉक किया गया, रायवन रोड पर कहा गया कि हमने उधर एहतजाज करना, हम क्या आज हमने तो गद्दारी के मुकदमा दर्ज नहीं करवाए। फिर खान साहब मुझे बताएं कि जब वो खुद तो दिसंबर 2015 में इंडिया जाते हैं पूरा डेलीगेशन लेकर, और फिर जो इंडियन टीवी और लंदन में बैठकर गुफ्तगू करते हैं, फिर पिछले साल जब UNO में जाते हैं तो वहां जाकर हमारे ऑनरेबल इदारों का नाम लेकर कि वो फलां को पाल रहे हैं, और फिर ये जो समा टीवी पर खान साहब ने फरमान जारी किया है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं, जब मुझे अगर कहा जाता तो मैं ये करता, और अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो कारगिल के इशू पर ये करता। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने अल्फाज नहीं के, इमरान खान साहब कहें तो
वो जनाब मुहब्बे वतन ठीक है। है। मैं समझता हूँ कि सरहदों पर लड़ने वाले बहादुर बेटे, लेकिन इससे पहले ऐसे सल्यूट किया 3 दफा। आमिर कुरैशी साहब ने बड़े आराम से एक बड़ा खफीफ सा नुक्ता उठाया है जो बड़ा स्ट्रांग है अपने अंदर, कि अगर एक शहरी किसी भी थानेदार के पास जाकर अगर उसकी कोई फीलिंग हर्ट हुई है, अगर कोई मुकदमा दर्ज करवाता है, तो इसमें इन लोगों का क्या कसूर है? मैं कब कहता हूं, मैं कहता हूं कि जब 3 माह पहले इशू बना कि इंडिया के साथ बिल्कुल हमारी मामला बिगड़ गए और जो इंडिया से मेडिसिन चांदे कहानी थी, तो वो गालबन कुछ 667 के करीब मेडिसिन एक्सपोज हुई, तो खान साहब ने कहा आमिर भाई की बात का जवाब नहीं है सर, ये उनकी बात का जवाब कि अगर एक शहरी थाने में एफआईआर के लिए जाता है तो उसमें पीटीआई का क्या कसूर? मैं अर्ज करना चाहता हूं, पीटीआई का कोई कसूर नहीं है, तो पीटीआई के वुज़रा फिर किसी के तर्जमान है, आम शहरी के तर्जमान है, और ऐसे दरखास्त गई और फिर तमाम राना साहब बात कर रहे हैं, अगर मुस्लिम लीग नून में है तो वो भी गद्दार है, राना साहब रुके, और जनरल तिरमिजी, अजीजुर रहमान चंद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, यहाँ पर आमिर कुरैशी साहब ने एक सवाल उठाया है। उनका ये कहना है कि ये जो बगावत के मुकदमात दर्ज किए गए हैं, इसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक शहरी का और एक पुलिस स्टेशन का मामला है। आप इस मौकफ को दुरुस्त समझते हैं? ये तो कभी तौर पे गलत है। ये तो इन्होंने खुद मुकदमे दर्ज कराए हैं और मैं ये समझता हूँ कि सारी बात रेसी पे है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप गद्दारी का मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। ये तो किसी की साइकिल चोरी हो जाए तो उसका मुकदमा नहीं थाने वाले दर्ज करते, तो इस तरह बड़ा मुकदमा उन्होंने कैसे दर्ज कर लिया? लेकिन अजीजुर रहमान साहब, ये जो बात है कि उस मुकदमे का जो मुद्दई है वो एक आम शहरी है, ये बात गलत है क्या? वो जो आम शहरी है वो इसके तो सारे खास लगाना, इन्होंने किसी की ड्यूटी लगाई होगी ना, उनके काम पर उसने जाके कर दिया। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने किसी की ड्यूटी लगाई होगी, गुमान की बुनियाद पर तो कोर्ट नहीं चलती ना। जो पेपर में नाम लिखा है वही नाम इस्तेमाल होगा ना अजीज साहब? वो तो ठीक है, मगर वो इन्होंने किसी को कहा होगा तो उसने जाके किया ना, ऐसे तो नहीं हो जाता। एग्जम्पशंस के ऊपर या अज्यूम करने पे तो नहीं होता। जी हाँ अजीज साहब के आमिर साहब कह रहे हैं कि अजम्पशंस के ऊपर तो मामला आगे नहीं बढ़ते ना, कानून तो कागज देखता है, पत्र देखता है। तो वो किसी ने जाके इसे जिसको इन्होंने भेजा और आगे उसको हुक्म होगा ऐसे को कभी मुकदमा दर्ज कर उसने कर दिया। अच्छा अजीजुर रहमान चंद साहब, आपकी ऑडियो का प्रॉब्लम है। मैं दरखास्त करूंगा अपनी प्रोडक्शन टीम से कि आपकी ऑडियो का इशू रिजॉल्व करें ताकि हम आपको दोबारा ले सकें। आमिर कुरैशी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग ये जो कह रहे हैं कि इस मुकदमे से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, तो अजीज साहब का ये सवाल बहुत अपनी जगह वैलिड है कि आप लोग वो सारी बातें कर रहे हैं जो इस मुकदमे के अंदर की गई हैं। नहीं, उसमें हम कौन सी ऐसी मेरा ख्याल है बात कर रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल मुल्क में चल रही है, अब अभी राना साहब ने जो फरमाया कि जी मियां नवाज शरीफ साहब मुहब्बे वतन हैं और सारा कुछ, क्या ऐसी बात हो गई कि यहाँ पे जिंदाल जो है वो बगैर वीज़े के पाकिस्तान में आ जाता है? वो क्या कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई कि उसको मरी आना पड़ गया? कौन सी ऐसी मुसीबत? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास ये स्पेशल पावर्स मौजूद हैं कि वो जिसको चाहें पाकिस्तान में बगैर वीजे के दाखिले की नहीं, उसमें देखे ना, एक तरफ और आप बुलाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बुला लेते हैं आप, आपके घर में आते हैं। इमरान खान 2015 में नरेंद्र मोदी से पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर जाके मिले हैं। वीजे के क्या साथ जाना, वज़ीर आज़म से मुलाकात करना गद्दारी है? अवैस भाई, बात ये है कि आपके रिलेशन, आपके जो एक हमसाये के साथ रिलेशन है या आपके जो गवर्नमेंट के टू गवर्नमेंट रिलेशन है, वो और तरह के होते हैं। अब मैं बहुत सारी बातें शायद यहाँ करने की पोजीशन में हूँ या नहीं हूँ, लेकिन आप देखें कि बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो बहुत सारी कड़ियाँ मिलाते हैं। आज मियां नवाज शरीफ साहब ना वो भरपूर वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो समझूंगा शायद ये अल्ताफ हुसैन से भी खतरनाक है। खतरनाक इस लिहाज से है कि ये 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ये उसी तरह उसी सेम सीक्वेंस में वो अपने ऊपर वो लिहाफ डाल के और वहां से एक वीडियो लिंक के थ्रू इस तरह की बातें, और बातें देखे, बातें
अगर कोई 10 बातें करता ना तो उसमें कोई 2-3 में सदाकत भी होती है। और क्या ऐसी मजबूरी। एक बात बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले साल फरवरी 2019 में, राना साहब आपको याद होगा कि एक फैसला दिया था जिसमें वो सारी बातें की गई थी जो वजीर आजम साहब, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी गद्दार है। नहीं, किस तरह की बातें? यही सारी बात के जो ये इदारे हैं ये सियासी मामलात में मुदाखलत करते हैं जिसकी वजह से मामलात खराब होते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो बात की ना, जस्टिस काजी उन्होंने जो बात की और मियां नवाज शरीफ साहब के बात करने में आप दोनों के निकाल के देख लें, उन दोनों की बातों में क्वालिटेटिवली कोई फर्क नहीं है। आमिर कुरैशी साहब, आपने उस जजमेंट पर अमल करने की जगह उल्टा उस जज के खिलाफ रेफरेंस कर दिया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, मेरी बात समझे। जो मियां नवाज शरीफ साहब बात करते हैं ना, इनका एक प्रॉब्लम है। इनका एक प्रॉब्लम यह है कि जब इनके पास इक्तदार आ जाता है, आजकल तो चले ये इस तरह की पोजीशन नहीं है, आजकल भी ये समझना शुरू हो गया है कि जब से ये बाहर गए हैं कि पता नहीं शायद मैंने क्या कर देना और क्या हो जाना है। लेकिन जब भी इनके पास इक्तदार आता है, जब भी इनको 2 साल हो जाते हैं, 2.5 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं, तो इनकी कोशिश होती है कि हर अदारे के साथ हर जगह पे अपनी मनमानी करना। नहीं, वजीर आजम हर इदारे के ऊपर अपनी मनमानी कर सकता है। देखें, वजीर आजम अपनी मर्जी तो काम के लिए कर सकता है ना, पर्सनल कामों के लिए। निहारी तो नहीं बनवा सकता, या दही लेवल के लिए तो नहीं ना। मेरा सवाल फिर वही है कि नवाज शरीफ साहब जो सारी बातें कर रहे हैं वही सारी बातें पिछले साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने भी की। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की थी ना, जो मुझे याद पड़ता है, उन्होंने ये कहा था कि अदारों को उसमें कुछ सियासी मुदाखलत से थोड़ा यही बात नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। ना यही बात नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। निकाल के देखे ना, ये तो बाय नेम और चीजों को लेके नहीं, उस जजमेंट में भी नाम इस्तेमाल किए गए थे। अवैस भाई, वो मेरा ख्याल है आप अब बात और तरफ निकल जाएगी। आप जिस ट्रैक पे जाना चाह रहे हैं शायद वो और तरफ हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त बात की थी वो इस बात से बिल्कुल मुख्तलिफ। ठीक है राना अरशद साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी वो भी मुख्तलिफ थी। इमरान खान साहब जो माजी में बातें करते रहे हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। इमरान खान साहब जब नरेंद्र मोदी से मुलाकात करें वो ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ साहब जब करें वो गलत है, क्यों? मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ अवैस साहब, अफवाज पाकिस्तान हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। और आप ये देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ओथ 3 दफा एज ए प्राइम मिनिस्टर लिया और कोई ऐसी बात मियां नवाज शरीफ साहब ने नहीं की। बाकी जो इमरान खान साहब की देखना, एज ए प्राइम मिनिस्टर जाकर क्या कहते हैं अमेरिका में कि हमारा फलां दारा फलां को पार रहा है, और ये कहना एज ए प्राइम मिनिस्टर हम तो सोच नहीं सकते। और पिछले हफ्ते जो उन्होंने एक लाहौर के प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू दिया कि अगर मैं पीएम होता तो मैं फलां को फलां कर देता। मैं कहता हूं कि ये अदारों के खिलाफ तज़हीक नहीं, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब का नाम जनरल ज़ियाउल हक साहब के साथ तो आप पीटीआई की फेवर कर रहे हैं ना, ये कहकर आप लोगों ने भी गलत किया वो भी गलत कर रहे हैं। हमने आप मान रहे हैं किया नहीं, मैं कहता हूं कि अगर मियां नवाज साहब का ऐसे सलूट करना, ये इनको नापसंद क्यों गुजरा? वैसे आमिर साहब ये सवाल इसका जवाब बाहर जाकर अपने इदारों के खिलाफ बात करे वो ठीक है। पीटीएम के इजलास में मियां नवाज शरीफ साहब ने बात की, ये जो बार-बार बात कर रहे हैं ना, ठीक रहा। मैं समझता हूं सीसी ने बोले ठीक है, जब मियां नवाज साहब ने ऐसे किया कि ये बहादुर बेटे फौज पाकिस्तान के, मैं इनको सलूट करता हूं, तो इमरान खान साहब ने अब मुझे ये बताएं कि परसों अगर कैप्टन सफदर साहब ने एक मीटिंग की है गुजरांवाले जाकर घर में बैठकर, तो वो भी गद्दारी, यानी वो कैप्टन सफदर ने जो आर्मी में टाइम गुजारा हुआ है उस पर भी गद्दारी। फिर इमरान खान साहब आप जब की बात करते हैं, मुझे एक बात बताएं आमिर साहब, ये जो रिटायर्ड जर्नल हैं जो नून लीग में इस जनरल कयूम साहब, इनके खिलाफ भी आप लोगों ने गद्दार बना दिए इन्होंने। और राजा फारूक मैं समझता हूं सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, जी आमिर साहब, मोदी को खुश कर दिया और आजाद आमिर साहब प्लीज जवाब दीजिएगा। देखें, एक आम आदमी जब किसी के अगेंस्ट एप्लीकेशन देता है, मैंने पहले ही आपको इसकी क्लैरिटी दे दी है, जिन लोगों के नाम है, अगर देखें इसका आम आदमी की दफाल लेता ही कोई नहीं। आमिर कुरैशी साहब गौर कीजिएगा। आमिर कुरैशी साहब एक आम आदमी जिसको मैं
जानता हूं वो ज़हूर इलाही रोड जो कि आधी से ज्यादा चौधरी परवेज इलाही के डबल कैबिन गाड़ियों ने कब्जे में की होती है, उसके खिलाफ 10 दफा दरखास्त देकर गया है थाना गालिब मार्केट में कि यह सड़क वागुजार करवाई जाए, उसकी दरखास्त को एंटरटेन नहीं किया जाता। और एक आम आदमी की दरखास्त पर एक वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, क्या इतनी कानून की हुक्मरानी है? देखिए ना, हर SHO का मिजाज मुख्तलिफ है, कोई बंदा कानून के मुताबिक चलता है, कोई उससे जाहिर है उसकी हर तरह की। दूसरा ये है कि वो मेरा ख्याल है कि जो आपने जिस आम आदमी की बात कर रहे हैं कि जी ज़हूर इलाही रोड पे की, तो मेरा ख्याल है कि हर सिनेरियो, हर चीजें वो मुख्तलिफ होती हैं। वो अगर मैं इनका जवाब देना चाहूंगा कि अभी इन्होंने जो बात की उसके ऊपर गालिबन जनरल शुएब साहब ने उस दिन किसी प्राइवेट चैनल के ऊपर ना बड़ा डिटेल में गुफ्तगू की, मैं सुन रहा था। देखें, ये जो अगर तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को पता ही नहीं था कि कारगिल में क्या हुआ या क्या होने जा रहा है, तो फिर तो मैं समझता हूं कि उनकी बड़ी नसीम ज़हरा साहब ने अपनी किताब में लिखा है, ठीक है ना, फिर उनसे तो नाअहल और निकम्मा प्राइम मिनिस्टर दुनिया में गुजरा ही नहीं है। ठीक है, अगर उनको पता ही नहीं था कि क्या हुआ, क्या होने जा रहा है, जो वो कहते हैं जी अगर मुझे पहले पता होता तो मैं क्या करता। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, मैं तो बिल्कुल तईद करता हूं, बिल्कुल ठीक कहा, प्राइम मिनिस्टर को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अदारों को इस तरह की बिल्कुल बातों में प्राइम मिनिस्टर को पूछना चाहिए। अगर आप अदारों को इसलिए रखें कि मुझे आप वाली बात के निहारी मंगा के दे दे और दही बल्ले मंगा के दे दे, तो फिर अदारे आपसे मुझे एक बात बताएं कि क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन सरकारी इदारों के हिसाब किताब का ऑडिट करने का कानूनी इख्तियार रखता है? आमिर कुरैशी, बिल्कुल ऐसा। मुझे ये बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो इन्हीं गद्दारों का साथी होगा, तो इससे तो रियासत की सालमियत पर संगीन खतरात लाहक हो जाएंगे ना आमिर साहब? मैं तो समझता हूं बिल्कुल इसी तरह ही है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ये तो अभी आगे चल के ये चीजों में आएंगे ना। अभी तो देखिए, अब इसका जो आप FIR हुई है, अभी तो इसका फैसला होगा कि क्या किस तरफ जाना है, ये कोर्ट में जाएंगे। उसके बाद फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया गया अयूब खान की जानिब से, तो क्या कौम ने इज्जत करना छोड़ दी थी? बिल्कुल। आपको पता है कि बरतानवी हुकूमत की जानिब से भाई वो भी किस तरफ से आवाज आई थी, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है। साहब ये बताइएगा कि आपको पता है कि बरतानवी हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी में मदद करने से ये कहकर इनकार किया गया है कि हम सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। देखिए अवैस भाई, ये हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, हर गवर्नमेंट का अपना एक तरीकाकार है, वो उसके ऊपर मैं इस पे क्या कमेंट कर सकता हूं। मैं अभी आपने जो बात की है उनकी फातिमा जिन्ना की, वो आपको पता है ना, वो भी आपको बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा कि कहां से बात चली और किधर तक चली और वो कौन लोग शामिल थे उसमें। जी राना साहब, मैं अर्ज करता हूं, वो एक शख्स है ना शहजाद अकबर नामी, जो हर एक को के खिलाफ चार्जशीट लगा रहा था। जब उससे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया तो उसने कह दिया महकमा ज़राअत। यार ये तो इस तरह अदारों की तज़हीक करते हैं, अदारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। और मुझे ये बताएं, अफवाज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो कह रहे हैं मियां साहब को भी समझाए ना, और अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी फैमिली और मियां शहबाज शरीफ प्यार भी करते हैं और हैं भी। मुझे मैं अभी अदारों की तज़हीक क्यों करती है? आमिर साहब, सॉरी, मैं आमिर साहब के पास आना चाह रहा हूं। मुझे आप बताइएगा, रैशनली स्पीकिंग, जब 3 मरतबा के मुंतखब वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ये कहें कि मुल्क के तमाम महकमे जो हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर रहकर काम करें, क्या आइन की बालादस्ती का मुतालबा करना गैर कानूनी है? आयन की बालादस्ती का मुतालबा गैर कानूनी नहीं है। जो उससे आगे की बातें हैं वो तो आप समझे ना जी। ठीक है, जो आपने मेरा ख्याल है पूरी सुनी होगी। मैंने सुनी, आपने मरियम बीबी की उनका यही कहना था असल में अब इनका इशू जो है ना, वो इशू ये नहीं है इनके मुकदमात। अब इनका इशू ये है कि अब हमने करना क्या है, इनको अवाम ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। अब नून अलहदा, शीन अलहदा, मीम अलहदा और हे अलहदा, इसका सारा जो है ना तमाशा, ये जो लाहौर में इनका जलसा हुआ है, लोगों ने देख लिया है। ये अब लोगों के पास अब आप समझे कि मरियम नवाज साहबा को बुलाते हैं नैब के दफ्तर में, तो वहां पे ये एक अदारे पे हमला नहीं किया। मुझे आमिर साहब एक बात बताइएगा कि इंटरनेशनल मीडिया के पास से क्या इमेज जाएगा पाकिस्तान का
जब वो देखे कि एक ऑल पार्टीज ऑपोजिशन कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत के खिलाफ रेजिस्टेंस का ऐलान करती है, शहरियों के आईनी हकूक की बात करती है, और उसके बाद उन्हीं लोगों के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज कर लिए जाते हैं। अब्बू बचाओ मुहिम में सारे लोग इकट्ठे भी हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई रिजल्ट निकलने वाला है। देखिए, इनमें मौलाना साहब को इन्होंने उसका सरबराह बना दिया है और बाकी उसके खाकान अब्बासी साहब को बना दिया है, तो ये सारे लोग तो अपने आमिर साहब, जो लोग चीनी की कीमत को 50 से 115 पर लेकर गए, जो रोटी की कीमत को 6 रुपए से 11 रुपए पर लेकर गए, जो एक शुगर की दवाई को 118 रुपए से 542 पर लेकर गए, उनके खिलाफ आप लोगों ने कोई कार्रवाई की? अवैस भाई, बात यह है कि उनके खिलाफ भी काम हो रहा है, लेकिन ये महंगाई का जो मामला है ना, मैं उससे बिल्कुल आपसे चले, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है राजी। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट के साथ पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सियासी हवाले से। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर माहौल है वो शदीद पोलराइजेशन का शिकार है। राना अरशद साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आपके और हुकूमत के दरमियान जो इख्तलाफात है, जिस भी नौयत के इख्तलाफात है, क्या आपको अंदाजा है कि उसमें आम आदमी किस तरीके से पिस रहा है? अवैस साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। यही बात हमारे कायद ने की कि आज 2 साल गुजरने और 2 माह गुजरने के बाद आवाम कहां पे पहुंच गई। 50 रुपए किलो चीनी थी ना, आज 110 रुपए है। एक्शन लिया, जहांगीर 300 स्पेशल जहाज में जाके चले जाते हैं, आप उनको डिपार्टमेंट एफ ये सब बुलाते हो, कहता है मैं नहीं आना। फिर आटा, आज यकीन करें 85 रुपए किलो चक्की का आटा, जो मजदूर जिसने किलो 2 किलो ना, खान साहब मेहरबानी फरमाए, किधर जाए गरीब। और वो चने की दाल 200 रुपए किलो हो गई। जिम्मेदार रो रहा है, जो यूरिया की बोरी 1300 रुपए की थी वो 2000 की हो गई। डीएपी की बोरी जो 2400 रुपए की थी वो 4000 की हो गई। और जो बिजली हम सस्ती देते थे 5 रुपए 25 पैसे जिम्मेदार को बिजली देते थे ट्यूबवेल के लिए, अब वो 15 रुपए हो गई और 32 रुपए तक डोमेस्टिक यूनिट की आमिर कुरैशी साहब, ये आदादोशुमार ये इशू थे, ये आदादोशुमार गलत है। शरीफ करते आमिर साहब, ये आदादोशुमार क्या गलत है? अवैस भाई, गुजारिश ये है, ये जो बिजली की अभी बात कर रहे हैं मेरे भाई राना साहब, तो बिजली के जो सारे मुआहदे हैं ये करके गए थे आईपीपीज, और जो बिजली महंगी करने का पूरा तरीका, पूरा प्लान बना के गए थे कैसे करें। नहीं तो आप कर रहे हैं ना, तो अब देखिए, वो तो सस्ती बिजली अवैस भाई, जो इनके मुआहदे थे आईपीपीज के साथ और जो प्राइवेट नदीम बाबर की आईपीपी, सर ठीक है सर, जिनके साथ भी आप करके गए थे, ठीक है जी, वो आपके मुआहदे इस तरह के थे और सारी चीजें। अब आगे सुन लेना जी, जो मैं कुछ चीजों से आपके बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन कुछ चीजें इन्फ्लेशन इनके दौर में, पहले मेरी जरा बात सुन ना, मेरी बात सुन ले जरा वैसे भी, आप बात तो करने देना जी। अगर आप इनके दौर के पहले 2-2.5 साल निकाल के देख ले तो आज कंपेयर करें जितने परसेंटेज से महंगाई बढ़ी है उससे कम ही होगा। अगर ये पेट्रोल की बात करते हैं तो ये 100 रुपए छोड़ के गए थे, आज 103 रुपए है। तो बहुत सारी चीजों में देखिए इन्फ्लेशन जरूर हुई है, और इसकी वजह फिर आप कहेंगे वही पॉलिटिकल बात हो जाएगी कि जो ये पिछले 30-35 सालों में ये सारा मुल्क के ऊपर कर्जा, और ये आज तो हमें मजबूरन ये सारी चीजें करनी पड़ रही हैं, ये सारे मामलात करने पड़ रहे हैं, कहां से चलाएं इसको, क्या करें। जो हालात ये करके छोड़ गए इस मुल्क का, उसको कैसे हम लेके आगे चीजों को चले। हमें तो इन्होंने मतलब मुल्क को तो ये दिवालिया की हद तक छोड़ के चले गए। एक मुल्क जो दिवालिया की हद तक हो, उसका प्राइम मिनिस्टर या वजीर आला 8-10 करोड़ की सरकारी गाड़ी में घूमता अच्छा लगता है? देखिए, गाड़ियां तो जो पहले की थी, मेरे ख्याल कौन सी गाड़ी नहीं आई है, कोई ऐसा आप लोगों ने बेची, हमने तो गाड़ियां बेची हैं, आप लोगों ने पिछले 2 साल में 31 गाड़ियां बेची हैं और 930 गाड़ियां खरीदी हैं। नहीं देखिए आमिर कुरैशी साहब, मेरा ख्याल है कि जो जाहिर है बिल्कुल डेड हुई होंगी वो लेने की जरूरत है। अगर आपके बाहर से कोई डेलीगेशंस आते हैं तो उनके लिए आपको चीजों की जरूरत है। हमने तो इनकी ली हुई भैंसें तक बेची कि यार वो भैंसें चली जाए, कम से कम को हालात बेहतर हो जाए, लेकिन ये हालात बेहतर हुए, इंशाल्लाह बेहतर होंगे, इंशाल्लाह बेहतर होंगे, इंशाल्लाह। ये
कुछ हमारा ज़ाहिर है टाइम जो पिछला 6-8 महीने का गुजरा कोरोना की वजह से, आज आपकी एक्सपोर्ट देखें कहां अच्छा, पे, अगर आज आपका करंट डेफिसिट देखें अगर कहां पे, आज सारी वो ऑपोजिशन, जीरो हो गया। सर आपने जिस तरह से ऑपोजिशन के खिलाफ मुकदमात कायम किए, जिस तरह से उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस लेवल किए गए, एक मिनट राणा साहब, अगर ये सारी ऑपोजिशन इस्तीफा दे दे मौलाना फजलुर रहमान के कहने पर, तो क्या गवर्नमेंट चला लेंगे आप लोग? बिल्कुल चलाएंगे, नए इलेक्शन करवाएंगे जहां से ये इस्तीफा। राणा साहब इस्तीफा देंगे आप? अच्छा मेरी सुन, मैं सिर्फ अर्ज ये जी, करूंगा, एक सेकंड, अवामी इश्यूज पर जो आज इजलास होता है रहबर कमेटी का, पीडीएम का, उसमें जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह तय किया है कि 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में जलसा होगा, मुस्लिम लीग नून मेजबान होगी, 18 को कराची में पार्टी होगी और 25 को बलोचिस्तान। हमने अवामी इश्यूज पर बात करी, हमने ये नहीं कहा कि शबाशी साहब को रहा कर दें या हमजा शबाज को छोड़ दें या राना सनाउल्लाह के केसेस खत्म कर दें। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि अगर यहां पर यही है कि जो रिटायर्ड जर्नैल मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है वो गद्दार है, 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर गद्दार है, और फिर साबका वजीर दाखिला चौधरी एहसन इकबाल, फिर आजाद कश्मीर का वजीर आजम। मैं अर्ज करना चाहता हूं खान साहब, आप वो जमहूरियत पर शब्बे खून मारने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान 5.8 से ग्रोथ रेट से नेगेटिव पर आ गया। आज महंगाई का कोई और जिम्मेदार नहीं खान साहब है और उनका टोला। खुद खान साहब ने कहा कि उनके वुज़रा जो है वो नाहल हैं। और जो फवाद चौधरी ने बात की कि 3 बड़ों की वजह से हमारी, राणा साहब मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन का सिलसिला वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम एक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की सियासी महाज़ाराई के ऊपर, उन बगावत के मुकदमात के ऊपर जो अपोजिशन लीडर्स के ऊपर दर्ज किए गए। ब्रेक के दूसरे हिस्से में हमने बात की कि इस सियासी महाज़ाराई की वजह से जो महंगाई हो रही है, एक आम आदमी जो पिस रहा है, वो किस हद तक मुतासर होगा। और अब मैं बात करना चाहूंगा राना अरशद साहब, जो कि आमिर कुरैशी साहब बात कर रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो इस महंगाई के असल जिम्मेदार हैं, आप लोगों की करप्शन है जिसका खुमियाजा आजकल पीटीआई भुगत रही है। क्या यह बात दुरुस्त है राणा साहब? मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूं, हमने बिल्कुल 10,000 कर्जे 5 साल में लिए, और जो हमने कर्जे लिए तो खान साहब ने माशाल्लाह 2 साल में 14,000 अरब ले लिए और रकड। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की जो हर घर में ये रोशनी का नजर आ रहा है। हमने कराची से लाहौर मोटरवे बनाया जिस पर लोग जा रहे हैं। हमने लाहौर से सियालकोट मोटरवे बनाया जो लोग सफर पर कर रहे हैं। और खान साहब मुझे फरमा दें, हमने तो फार्म टू मार्केट रोड बनाए, हमने तो सब्सिडी दी मेडिसिन पर, हेल्थ कार्ड बनाए और कट्टे भी दिए, बच्चे भी दिए, भैंसे भी दी, सब कुछ दिया, लेकिन अवामी इश्यूज को टेकअप करते थे और नमूदो नुमाइश नहीं करते थे। आज मैं अर्ज करना चाहता हूं आपके चैनल टीवी की सवाल है, खान साहब कोई मुसीबा जो शुरू किया हो और मुकम्मल किया, सारा कुछ बनाया इन्होंने, मोटरवेज बनाए, इन्होंने बिजली पैदा की, इनको सारा पता है। बीआरटी 20 अरब का, इनको ये नहीं पता कि लंदन से एक सेकंड आमिर साहब सुने, इन लोगों ने 10,000 अरब रुपए कर्जा लिया, तो इन लोगों ने जिन प्रोजेक्ट्स पे लगाया बता दिया ना, आप लोगों ने 14,000 अरब कर्ज लिया, चेक कर लगाया आपने कहां लगाया? अवैस भाई, आपका कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया और मुझे उसका नाम बता। जी मैं बताता हूँ। वो अंडरपास पहले तो ये बता दें, इनको सब कुछ पता है। इन्होंने मोटरवेज बनाए, इन्होंने पावर प्लांट के प्रोजेक्ट्स किए, इन्होंने बहुत कुछ किया। टॉम क्रूज मिसाइल नहीं बनाया। हाँ जी, टॉम क्रूज मिसाइल नहीं बनाया। अच्छा, इनसे ये पूछा, इनको ये नहीं समझ आ रही कि लंदन के फ्लैट कैसे बने? हमें आती है कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 में से यही तो फाउंडेशन 1937 में बनी थी। और फिर मेरा 100 वाली का और खान साहब का जो शौकत खानम है और मुझे उसमें जो 70 करोड़ की इनका तो बयान मियां शबाज शरीफ फैमिली, मियां शबाज शरीफ साहब कहते हैं शरीफ फैमिली ने दी। तो ये मुझे बताएं आज अच्छा ये 400 करोड़ का घर कहां से आया? बिल्कुल मैं और लाहौर जबान पार्क में 10 करोड़ सुन ले राणा साहब, घर बना लिया राणा साहब। राणा साहब मेरा एक और सवाल है। मियां शबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, ऐसे ही है ना जी? तो मियां शबाज शरीफ साहब कहते हैं असेंबली में खड़े होकर कि मेरा बाप
एक गरीब किसान था, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी अब इत्तेफाक फाउंड्री थी। ये क्या, मुझे समझ नहीं। क्या एक गरीब किसान बिजनेस शुरू नहीं कर सकता? नहीं, वो किस वक्त किया? अच्छा, मुझे बताया ना, कौन सा गरीब किसान है जो 1990 में बिजनेस शुरू करे और 1937 में 1937 की बात नहीं कर रहे वो। इनके जो मल्टीप्लाई हुए हैं वो 20 लाख रुपए की मिलकर 70 में 20 लाख की आमिर साहब 14,000 अरब रुपया आप लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू, हमने तो इनके कर्जे वापस किए हैं, उसके ऊपर सूद दर सूद ये जो हमारे गले में डाल गए। दूसरा देखे ना जी, बड़ा प्रोजेक्ट तो हमने तो ये लोग भी दे रहे थे। देखिए अब ये मल्टीप्लाई इतना कर गए चीजों को कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। गर्दशी कर्जे हमने तो कर्जे लेकर इनके 2500 करते क्या करें, वो किधर गए? ये बड़ी अहम बात है आमिर साहब के, जो गर्दशी कर्जे 800 अरब थे वो अब 2,000 अरब हो चुके हैं। स्टॉक एक्सचेंज 54,000 इंडेक्स पर थी और अब ये 28-30 इन्होंने लेके आए हैं। और आप ये देखें कि ग्रोथ रेट पाकिस्तान का था नेगेटिव कर दिया आप लोगों ने। 5.8 से आप 0.4 पर ले गए। देखिए पिछले भी डॉलर 110 रुपए का था। खान साहब का फरमुदात में फरमाने अव्वल है कि 1 रुपया डॉलर महंगा हो तो वजीर आजम चोर होता है। तो खान साहब आप 170 का ले गए। इस पर ट्रुथ कमीशन बना दी। पिछले 6 से 8 महीने ना जो कोरोना का दौर गुजरा है, उसमें तो सभी, आप अमेरिका को देख ले, जहां चाइना की इंडस्ट्री को देख ले, वो हर जगह पे इसी तरह की रूटीन हुई है कि वो जाहिर है कि उस तरह की आपकी प्रोडक्शन नहीं हुई। उसके अंदर भी हमने अपनी कोशिश की है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाए, और इन्होंने जो करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब पे छोड़ा था वो आज हमने जीरो के करीब कर दिया। इंपोर्ट्स नहीं हो रहे। प्रोग्राम खत्म करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, पीटीआई का, पीएमएलएन का मौक़िफ़ सबके सामने है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी सबके सामने है, लेकिन जिसका मौक़िफ़ सामने नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ अब आवाम का मौक़िफ़ है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।